जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश का अध्ययन कंप्लीट किया है। दोस्तों आज की कक्षा मौर्योत्तल काल पर होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर आप हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री नाम के फोल्डर में देख सकते हैं, सभी वीडियो सीक्वेंस से लगी हुई हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। दोस्तों मौर्योत्तर काल, मौर्यों के पतन के बाद में मौर्योत्तर जो काल आया उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। इसमें जो भारत था वह प्रमुखतः दो भागों में विभाजित हो गया, जिसे पहला है उत्तरी देशी उत्तराधिकारी और दूसरा है विदेशी उत्तराधिकारी। जो भाग, जो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जो भाग भारत के देशी रियासतों के देशी राजाओं के मध्य रहा, जिसके संस्थापक देश भारतीय मूल के थे, उन्हें देशी उत्तराधिकारी कहा गया दोस्तों। परंतु जिस क्षेत्र पर विदेशी राज्यों का कब्जा हो गया, विदेशी राजा हुए, जिस संस्थापक विदेशी रहे, उन्हें विदेशी उत्तराधिकारी कहा गया। इस प्रकार से मौर्योत्तर काल दो प्रमुख भागों में विभाजित हुआ दोस्तों। हम देखते हैं कौन कौन से थे वे देशी उत्तराधिकारी। दोस्तों देखते हैं हम लोग। पहला जो वंश था जो देशी उत्तराधिकारी में आया वह था शुंग वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है दोस्तों कर्ण वंश, जिसके संस्थापक थे वासुदेव। नेक्स्ट है दोस्तों सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक थे सिमुक। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों वाकाटक वंश, जिसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। इस प्रकार से यह देशी उत्तराधिकारी में चार प्रमुख वंश हुए दोस्तों। इसी प्रकार से विदेशी उत्तराधिकारी में दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला है हिंदयवर्ण, जिसके संस्थापक डिमेट्रियस हुए। नेक्स्ट है दोस्तों शक, जिसके उत्तरी छत्रक और दक्षिणी छत्रक, इसे भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी छत्रक में तक्षशिला क्षेत्र के संस्थापक मौज या मोग हुए दोस्तों, और मथुरा क्षेत्र के संस्थापक जो हुए वो राजुल हुए। इसी प्रकार से दक्षिणी छत्रक में उज्जैन क्षेत्र के संस्थापक चष्टन हुए दोस्तों, और नासिक क्षेत्र के संस्थापक भ्रमक हुए। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो वंश आया वह पल्लव वंश था, जिसके जो संस्थापक थे वह मिथ्रेडेटस फर्स्ट थे दोस्तों। और इसी प्रकार से कुषाण वंश, जिसके संस्थापक कुजुल कैडफिसेस थे, ये विदेशी उत्तराधिकारी का अंतिम राज्य शासक हुआ दोस्तों, वंश हुआ दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमने मौर्योत्तर काल के दो प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन किया। अब दोस्तों शुरू करते हैं शुंग वंश से। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, मौर्य वंश के उत्तराधिकारी राज्यों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, देशी उत्तराधिकारी व विदेशी उत्तराधिकारी। मौर्य वंश के पतन के उपरांत ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख शासक, ये देशी उत्तराधिकारियों की बात हो रही है दोस्तों, शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश व वाकाटक वंश थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज से। देशी उत्तराधिकारियों में शुंग वंश। शुंग वंश जिसका जो शासन काल है वह 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। इसके जो संस्थापक थे वह पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों, बहुत ही प्रतापी सैनिक थे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, वह इसके संस्थापक थे। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जो पुष्यमित्र शुंग थे वह वृहदत्त के सेनापति थे, 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासकों ने विदिशा को राजधानी बनाया था दोस्तों, परंतु साम्राज्य नियंत्रण दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र द्वारा होती थी। यानी इन लोगों ने दो राजधानियां बनाई, जिसमें से पहली विदिशा थी, दूसरी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। नेक्स्ट है शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय एवं विकास हुआ दोस्तों। वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू हुई। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या विलेख से प्राप्त होती है दोस्तों, जो इसके राजपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए दोस्तों। इसे करवाने का श्रेय पतंजलि को जाता है। पुरोहित पतंजलि ने पढ़नी के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किए थे। इस काल में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना हुई दोस्तों। मनुस्मृति से पहला स्मृति ग्रंथ माना जाता है, उसकी रचना भी शुंग वंश के काल में ही हुई दोस्तों। नेक्स्ट है उसने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण कराया तथा अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका की निर्मित करवाई दोस्तों। इसके अतिरिक्त उसे बरहूत स्तूप के निर्माण का श्रेय भी प्राप्त होता है।
यह दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने कराया। भरहुत स्तूप क्या है दोस्तों? यह स्तूप सतना के समीप स्थित है। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। इसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग के ये प्रमुख कार्य रहे दोस्तों। अब दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी हम लोग देखते हैं कौन कौन रहे। ये बहुत बड़ा शासन नहीं था, बहुत छोटे समय का शासन था दोस्तों, हम लोगों ने देखा। तो इसके जो उत्तराधिकारी थे वह हम लोग देखते हैं कौन कौन थे। पहला था अग्निमित्रम मित्र, यह पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वासुमित्र। कालिदास ने मालवाग्निमित्रम यानी शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा, जो नाटक से पता चलता है कि अग्निमित्र के समय में यवन आक्रमण हुआ, वासुमित्र ने उन्हें सिंधु नदी के तट पर पराजित किया दोस्तों। इस प्रकार से अग्निमित्र व वासुमित्र दोनों की जानकारी हमें मालविकाग्निमित्रम से प्राप्त होती है, जो कालिदास द्वारा रचित है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों वज्रमित्र। यह वसुमित्र के बाद शासक हुआ दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है इसका उत्तराधिकारी शुंग वंश का भागभद्र यानी भागवत। इसके विदिशा स्थित दरबार में हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। विदिशा बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की थी। इस प्रकार दोस्तों देखा हमने। नेक्स्ट इसका जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों देवभूति, जिसे देवभूमि भी कहा गया, ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या करके नए वंश कर्णव वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो इसके बाद का जो हम अध्ययन करेंगे वह हम कर्णव वंश की स्थापना वंश का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो यह एक छोटा सा वंश था जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं, जिसका जो शासन काल था 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर्णव वंश के साथ में। धन्यवाद।